जिस उम्र में जिंदगी बस खिलना खिलखिलाना शुरू ही करती है, उस उम्र में कुछ बच्चे क्यों इस तरह हार जाते हैं कि जिंदगी का सामना करने के बजाय मौत को गले लगाना उन्हें आसान लगने लगता है। क्यों हमारे बच्चों के लिए एक मंजिल तक पहुंचना इतना जरूरी हो गया है कि वो सफर का लुत्फ उठाना भूलते जा रहे हैं। क्यों हमारे बच्चों के लिए नाम, शोहरत, पैसा हासिल करना इतना अहम हो गया है कि उनके पास जो है उसकी कीमत वो समझ ही नहीं पाते। और अक्सर कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ साबित करने की दौड़ में वो इतना खो जाते हैं कि अगर वो ना मिले तो वो उसी को गंवा देने को तैयार हो जाते हैं जो सबसे कीमती है, उनकी जान। और जब किसी बच्चे की जान जाती है तो खत्म होता है एक पूरा परिवार, उसके सपने, उसका कल। अगर उस कल को बचाना है तो हमें आज मिलकर बचाना होगा बड़े बड़े सपनों के बोझ तले दब रहे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों को। देर तो पहले ही हो चुकी है। बिहार के सुपौल का रहने वाला अमन कोटा गया था मेडिकल की कोचिंग के लिए। माँ को हमेशा फिक्र रहती थी कि बच्चे तनाव में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन वो कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने खुदकुशी क्यों की? जो बच्चा जिद करके कोचिंग करने गया क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था, उसने परीक्षा से पहले ही हार क्यों मान ली? क्या ऐसी मुश्किल उसके सामने आई कि उसे मरना सबसे आसान लगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। पापा हमेशा मेरा साथ दिए। अब गलत हो या सही, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे। इसीलिए नहीं होगा हमसे। अब 10th में भी हम RSM में पापा को बदनाम भी किए, प्रिंसिपल के पास कंप्लेन किया। लास्ट बार हम हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। बस छोटू को बोलिएगा अच्छे से पढ़ने, बहुत आगे जाने, बहुत आगे जाएगा वो, बहुत। बिना किसी टेंशन के छोटू पढ़ना, हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे, बहुत याद करेंगे तुम लोग को। ये वीडियो बनाने के बाद अमन ने वहीं से छलांग लगा दी थी। आपको पता था आपका बेटा परेशान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने 9:50 में बात की है। हम स्कूल जा रहे थे, 9:50 में बात किए हैं उससे कि राजा पैसा लगा दे, कतरने पर अभी छोड़ दीजिए। तो कहा कहाँ है राजा? थोड़ा देखें, इसका मोबाइल कान के नज़दीक से हटा लिया। तो हम सोचे फिर हेलो कर रहे हैं, फिर लिया 10-20 सेकंड के बाद कान के पास। हम बोले राजा मोबाइल ख़राब है क्या? कतरने पापा चाय पीने के लिए आए हैं। हम कहते पैसा लगा देते हैं। कहता ना अभी छोड़ दीजिए पापा, 3 बजे में स्कूल से आइएगा तब लगाइएगा। हम निकले हैं, मेरा स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर है, और 6-7 किलोमीटर गए हैं, इधर से फ़ोन आना शुरू हो गया कि राजा नहीं मिल रहा है। उसने अपने किसी दोस्त से कहा था कि मेरे घर पे बता देना। हाँ, हमसे बात करने के बाद वो अपने दोस्त को लिखाया 2 नंबर, बोला कि पापा को फ़ोन कर, इस नंबर पे फ़ोन करके बोल दो कि राजा नहीं मिल रहा है। फ़ोन आया, जैसे फ़ोन आया इधर से हम लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। यहाँ से गए वहाँ तो उसको लाए, सबसे सीधा लाए यहाँ, अंतिम संस्कार किए। पढ़ाई में कैसा था बचपन से? बहुत अच्छा। 7 महीना के दरमियान इसका रिजल्ट 90% रिजल्ट था। कभी 75, कभी 78, कभी 87, कभी 92, कभी ऐसे रिजल्ट आता था इसका प्रतिशत। रिजल्ट में इसका बहुत बढ़िया, यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से पहला व्यक्ति लड़का था। मेरा बेटा कभी नहीं बोला कि वैसे करेंगे। जैसे कोई चीज खेलवे करता था, पढ़वे करता था, कुछ भी करता था, कभी ना हमको ऐसा लगा। सबसे बढ़िया प्राइज बच्चा से लेकर जो स्कूल में पढ़ा सब प्राइज यही लेके आया आज तक। उसको सिर्फ यही कहना था कि मम्मी हम बड़ा आदमी बनेंगे, मम्मी तुम लोग कभी बड़ा बनाएंगे। बहुत घुट घुट कर ची करके हम बच्चा को पढ़ाए। हम, मेरा घर है गाँव, लेकिन हम 4-5 साल में बच्चा को लेकर हम बाजार चले आए। बहुत दिक्कत करके हम बच्चा को आंसू कभी देखना नहीं चाहते थे, इतना हम जिए बच्चा के खातिर। दर्द सहे है, लेकिन
बच्चा का आंख में कभी आंसू हमने देखे थे, जैसे आंसू देखे उस दिन से मेरा नींद आराम है, मेरा खाना पीना सब आराम हो गया। बच्चा के बिना नहीं जी सकते, ऐसा मेरा हाल है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे सब बच्चा निकल रहे, मेरा बच्चा को हम निकलेंगे तो हम हर दर्द सहेंगे, लेकिन हम अपना बच्चा को कोई चीज का एहसास हमने होने दिए, सब कुछ हम उसको दिए। कभी मेरा बच्चा नहीं बोला कि मम्मी मरेंगे, लेकिन आज क्यों मेरा बच्चा मर गया, हमें छोड़ कर चले गया। दुनिया में सब कुछ है, मेरा आंसू का जवाब कोई नहीं दे रहा है। और दर्द का इलाज है, मेरा आंसू का इलाज नहीं है दुनिया में। ये सरकार किस लिए? मेरा आंसू नहीं पूछ सकते हैं। हम बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं। बच्चा को पढ़ाया, मेरा हस्बैंड 4 साल से नौकरी कर रहा है, फिर भी हम बच्चा को कोई चीज का तकलीफ नहीं पेपर में पढ़ाने की सुसाइड क्या दिक्कत है? राजा हम नहीं अमन नहीं पढ़ना, तुम चले हो गौर कहे मम्मी कहे पेपर में आज देख रहे हैं किस तरह से घटना हुआ कहे तुम सोच कैसे ली मेरा बेटा ऐसा करेगा? मम्मी कोचिंग वालों ने आपको बताया क्या वो परेशान था, क्या कोई टेंशन था उसको? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। टेंशन बताता तो हम वहाँ रहने ही नहीं देते। ऐसा लगता होगा ना, इससे तो मेरे पास रहता, मेरे घर में रहता, भले ही पैसे नहीं ज्यादा कमाता, नहीं बनता, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ना बने लेकिन हमारे पास रहे, ये जरूर। हम जाने भी नहीं देते थे। वो अपने दोस्तों के साथ बोला सब मम्मी चले गया, तुम हमको माया के जाल में रखती है, हमको नहीं आगे बढ़ाने देगी, हम कैसे बैंक से कर्ज लेके तब भेजे उसको। उसके बाद हम लोन उठाए, 4 तारीख को सब बच्चा चले गया, हम 25 तारीख को बच्चा को भेजे। उसको पता था आपने कर्ज लिया? हाँ, सब कुछ घर सब सारा चीज मालूम था। कभी हमको नहीं इस तरह से बोला कि हम इस तरह से करेंगे। अमन के नाना जी भी हमारे साथ हैं जी। आप कभी कभी शायद यूं ही उससे कह दिया करते थे, या बहुत लोग बड़े लोग घर में कह देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कभी आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं बोला था मैं उनको बताया था, बाबू रे मन से पढ़ो, हम लोगों को जो जिंदगी है कुछ करके तुम दिखाओ। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं बात नहीं करता था। 13 को 7:30 बजे में मैं बात किया, मैं क्या कर रहे हो तुम? बोला नाना जी अभी उठे हैं पढ़ करके। हम बोला थोड़ा रेस्ट लो ना। उन्होंने बोला नाना जी हम बिल्कुल ठीक है, आज मेला है जाएंगे। मैं यही अंदाज कर रहा था, वहां टॉर्चर होता है, टॉर्चर किया गया मेरे लड़के को। माँ बाप को क्या दिया? माँ बाप तो पैसे लेके गया पढ़ाने के लिए, एडमिशन लिया, लाख रुपया डोनेशन लिया, क्या मिला बदले में? लाश। यही लाश लेने हम लोग गए थे। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश उसकी अपनी थी? उसकी अपनी थी। हम बोले, उसके दोस्त सबसे पूछे कि आप लोग क्या पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं, तो बोले कि इससे हम लोग तो एंटी इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, बनेंगे। और अमन को कहते ना तो बोलते कि रे हम इंजीनियर नहीं बनेंगे, हम बड़ा डॉक्टर बनेंगे, कहीं पर अपना क्लिनिक खोल करके अपना अथी कर सकते हैं, डॉक्टर बनने का बहुत हमको शौक। हम बोलबो कि जरे मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करेगा तुम? नहीं मम्मी तुम टेंशन नहीं लो, हम कमा करके देंगे तुमको, तुम लेकिन हमको पढ़ाओ मम्मी। तब हम लोन उठाए। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोई जवाब नहीं देते, बच्चा चला गया, क्या हुआ, उसकी मेंटल हेल्थ क्या हो रही थी उस वक्त, उसकी क्या मनोदशा थी, कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे बच्चा के बाद भी कितने सुसाइड किए हैं, 2-3 बच्चा उसके बाद भी देखें सुसाइड किया, उस नदी में भी किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं देखने, कुछ नहीं जवाब बोल दे रहे हैं। उसे पोस्टमार्टम जो होता है उसका रिपोर्ट भी नहीं देते वो लोग, टाल मटोल करके भेज देते हैं। ऐसा क्यों? बाकी आज बहुत सारे क्यों के जवाब हम लोग तलाश रहे हैं, और बात किसी
एक किसी राज्य की सरकार की नहीं है, बात हम सबकी है, पूरे देश की है, केंद्र सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नाम पर दुकान चलाने वालों की है, माता पिता की है, समाज की है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे भले ही माता पिता अपने बच्चे से खुद कुछ ना कहें, लेकिन इतना प्रेशर हर बच्चे के ऊपर इस वक्त हो चुका है, चाहे दोस्तों को देखकर, चाहे कई बार हम जाने अनजाने कह देते हैं कि देखो उनके बेटे ने, उनकी बेटी ने ये कर लिया, तुम ये नहीं कर सकते। और हमारे बच्चे एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, समझ नहीं आता ये दौड़ कहाँ जाकर खत्म होगी। बस खत्म हो रही है जिंदगियां, जिंदगियां और सिर्फ जिंदगियां। बहुत हेल्पलेसनेस फील होती है ऐसे, और बस ये लगता है कि काश उस वक्त उसने वो बता दिया होता कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है, शायद हम कुछ करके बचा सकते। तो थोड़ा सा वो अगर हमको भनक लगे तो हम मूवमेंट कर लेते उसको। आज हम एक ही बात कह सकते हैं, अमन ने अपने माता पिता को नहीं बताया, लेकिन कोई भी बच्चा जिसके मन में दूर दूर तक ऐसा कोई भी ख्याल है, और अगर वो ये हमारा शो देख रहा है, अगर कोई परेशानी है, कोई दबाव है, कोई तनाव है, तो कुछ भी अपना मम्मी को बोले, अपने मम्मी पापा को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। इस तरह से अपनी जान मत दीजिए। क्योंकि जब एक बच्चा अपनी जान देता है तो पीछे सिर्फ बेबस लाचार माता पिता को छोड़ जाता है। सब जी लेगा, माँ कैसे जिएगा अपने बच्चे के बिना? कोई भी बच्चा को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए मम्मी को। आंसर शीट देखने के 2 दिन पहले मैं से बोली थी मम्मी मैं 2 दिन और जी लूं, बोले पता नहीं आंसर शीट में क्या होगा। उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, वो लोगों की जिंदगियां बचाना चाहती थी, वो मौत को हराने का हुनर सीखना चाहती थी। लेकिन इस हुनर को सीखने से पहले ही ऐश्वर्या हार गई। उसको खुद पर पूरा भरोसा था कि वो नीट की परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन उसकी एक टीचर ने एक ऐसी बात कह दी जिससे न सिर्फ ऐश्वर्या का भरोसा टूटा, वो खुद भी टूट गई और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राजेश जी, ऐश्वर्या के टीचर ने उससे क्या कहा था और कब कहा था? पिछले गत वर्ष से वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। 25 जुलाई को एग्ज़ाम, उसका ऑल इंडिया स्तर पे जो परीक्षा होती है उस पर एग्ज़ाम हुआ और सप्ताह के अंदर वो उत्सुकता थी उसको लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि उसने अच्छी तैयारी की थी। 18 घंटे पढ़ाई की थी उसने। तो एग्ज़ाम के बाद वो सर से बात करना चाहती थी। वो सर मेरा बहुत अच्छा गया है पेपर और मैं चाहती हूँ कि मेरा क्या % बनेगा। तो उन्होंने एक आंसर शीट भरने के लिए बोला। बच्ची ने आंसर शीट भर के दी। तो बोले ऐश्वर्या तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रही हो। एकदम से शॉक रह गई मेरी बच्ची। सर क्या बोल रहे हैं आप? तो बोले हाँ ऐश्वर्या मैं लिख कर दे सकता हूँ। घर आई और बहुत रोने लगी। वहीं से उसका जो है चेहरा उतर गया था और घर आते आते तक तो फूट फूट कर रोने लगी। बोले पापा मेरा तो रिज़ल्ट बिगड़ गया। मैंने कहा हुआ क्या बेटे? बोले सर बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या है, रिज़ल्ट उनने कैसे घोषित कर दिया? ये तो रिज़ल्ट तो आने वाला है ना 17 अगस्त को। नहीं पापा सर ने जो बोल दिया है ना वो सही है। नहीं, वो भी घबरा गई शायद ये सारी बातें सुनकर। जी एकदम उसको बोल दिया कि आप पास नहीं हो रही हैं, री एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपका बेच निकल जाएगा। मेरी बच्ची बहुत घबरा गई कि मम्मी रिजल्ट का इंतजार करूंगी तो मेरा बेच निकल जाएगा। तो मुझे डबल से पढ़ाई करनी। हमने भी बहुत समझाया कि बेटा फिरकी से पढ़ लो, 6 महीने की तो बात है, अपन फिर परीक्षा दे देंगे। लेकिन वो सर की बात
ने उसको रीएडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला। बच्चे ने शाम को घर आकर फांसी लगा ली। उन्होंने यानी कि फिर साथ में उसके, हम तो जो है अंदर थे नहीं, इनकी मम्मी तो थी साथ में, बाहर थी है, अंदर उसको किस तरह से क्या इतना दिमाग से Manipulate प्रेशराइज कर किया। दिया। उसको फीस का कार्ड भी, स्लिप भी बना के दी मैम कि ये इतना जमा कर दो, आपका जो ये साल तो खराब हो ही गया है, आप ये 4 अगस्त से जो है ना बैच स्टार्ट हो रहा है चूँकि, और रिजल्ट आएगा 17 अगस्त को, तब तक बहुत लेट हो जाओगी, तुम्हारा ये बैच निकल जाएगा, तो रीएडमिशन करवा लो। बस सर ने उसको दबाव क्या डाला। टेंशन था कि इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी या रीएडमिशन के लिए फिर बहुत फीस देनी पड़ेगी? इतनी क्या परेशानी उसको खाई जा रही थी कि उसने अपनी जान ले ली? बस यही था कि मेरे को रीएडमिशन हो रहा है, फिर मुझे साल भर फिर पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसी साल निकलना था, बस एक ही टेंशन था, मुझे इसी साल निकल। क्या आप लोगों की तरफ से कभी बचपन से दबाव था कि अच्छा करना है, परफॉर्म करना है? क्या वो प्रेशर में आप लोगों के भी प्रेशर में थे? हमने तो मतलब बच्चों को रिलीज़ किया कि आपको यदि बढ़ना है, कुछ भी बनना है, तो हम आपके साथ हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, पर आपकी जो अंदर काबिलियत है तो वो तो आपको ही बनना है। बस फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है वो हम हल करेंगे, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है किसी भी तरह, पर आपको यदि जो भी बनना है बनो। हम यहाँ लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जिस एग्ज़ाम के लिए ऐश्वर्या की टीचर ने कहा था कि तुम इसको क्लियर नहीं कर पाओगी, और उस तनाव में ऐश्वर्या ने खुदकुशी कर ली, जब रिजल्ट आया तो ऐश्वर्या उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुकी थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे किसी भी टीचर को जो बच्चों को रिजल्ट से पहले ये कह देते हैं कि तुम पास नहीं हो पाओगे या तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि एक बच्चे के मन में इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर डाल दें, और इस हद तक का डर डाल दें कि वो खुदकुशी कर ले। आपका बेटा यशराज भी है हमारे साथ। जी। यशराज, बचपन से खेले कूदे आप, जी अपनी बहन को आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता होगा। जी कभी सोचा कि एक मोमेंट में वो इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि खुदकुशी कर लेगी? जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा। वो मुझे अपना आइडियल मानती थी, मुझसे डायरेक्शन लेती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अफसोस रहा कि लास्ट मोमेंट पर जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रही थी, मैं उससे बात नहीं कर पाया, मैं उसको ये बता नहीं पाया कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चूँकि ऐश्वर्या का रूम अलग था, उससे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मेरे मॉम डैड ने उसका रूम एक अलग कर दिया था जहाँ पर उसका स्टडी रूम था, तो वो एक तरह से आइसोलेटेड हो गई थी, जो मेरी तरफ मेरे मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। आप लोग सब घर में थे जब उसने अपने रूम में खुदकुशी की? जी। आप भी घर पर थे? जी नहीं, हम लोग, आप घर पर थी? नहीं, हम लोग नहीं थे। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, तो ऐसी कुछ बात नहीं थी कि मतलब वो, हाँ थोड़ा उदास थी ज़रूर उस समय, और हम चाय पीकर और जो है चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए हम लोग मेडिकल को डॉक्टर को दिखाने चले गए थे उस बीच। यशराज, ऐसे कोई उसके फ्रेंड्स नहीं जिससे वो बात कर सकती थी? उसके स्कूल में फ्रेंड्स थे, उसके कोचिंग में फ्रेंड्स थे, पर एम इस तरह से, उसका लक्ष्य ऐसा था कि उसे लगता था कि जिस डायरेक्शन में वो आगे जाना चाहती है उसके दोस्त उसे वो एडवाइस नहीं दे पाएंगे। जो उसके दोस्त थे, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन रही है कि जिनसे वो बात करना चाहती थी वो भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे थे, वो भी उसी कन्फ्यूजन में थे कि उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देनी चाहिए या फिर उन्हें अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए। और ऐश्वर्या के उसमें तो मैं सोच रही हूँ कि कई बार ये ख्याल भी आता होगा ना कि काश उसने रिजल्ट का वेट तो किया होता एक बार। वो क्यों एक टीचर, बस यही है चीज़, क्योंकि जितनी भी एग्ज़ाम उसने दी थी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, सारे उसके जो एप्लीकेशंस थे, फॉर्म्स थे, मैंने ही फिलअप किए थे। तो मैंने ये भी बताया था कि नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इस डेट को आने वाला है, और अफसोस ये है कि उसने उस डेट का वेट नहीं किया। आपको लगता है उस टीचर से कुछ पूछूं, कुछ बोलूं कि क्यों मेरी बेटी के साथ ये किया? हमें मतलब जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया पेपर्स में वगैरह में, मीडिया में,
कि पेरेंट्स लोगों को अनावश्यक बच्चों पे दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो दबाव तो हमने बनाया ही नहीं, हमने तो रिलीज़ किया उसका दबाव, हमने हटाया इस दबाव को। उनने हम पे ये आरोप लगाया तो हमने इसलिए उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा कि ये अच्छा, उन्होंने ये स्टेटमेंट हाँ, जबकि हमने फीस अब हेडलाइन है न्यूज़पेपर की भी कि डर कर ऐश्वर्या नायक ने आत्महत्या की। डर किसने बैठाया? वो सारा उत्तरदायी तो वही है, उन्होंने ही डर बैठाया मेरी बेटी को, तो जान दे दी मेरी बच्ची ने। आज आप बाकी सारे बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी, आपके सपनों से बढ़कर आपके सपने हैं, पहले उन्हें देखो। और री एडमिशन और ये अपनी आंसर सीट पे विश्वास मत करो। आंसर सीट ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और री एडमिशन ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म ही कर दी। पहली क्लास से 12वीं तक उनको बस पढ़ाई 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 में रहते हैं। जब 12वीं के बाद कॉलेज में बच्चे आते हैं तो थोड़ा ज़िंदगी को जीना सीखते हैं, सूट पहनना सीखते हैं, अच्छे से सजना सीखते हैं। लेकिन मेरी लड़ो ये सब नहीं कर पाई। आंसर शीट देखने के 2 दिन पहले मैं से बोली थी मम्मी मैं 2 दिन और जी लूं, बोले पता नहीं आंसर शीट में क्या होगा। टाइम नहीं है बच्चों के पास मम्मी पापा के लिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। मम्मी पापा भी तो है आपके। आज जो कदम उठाया हमारी बच्ची ने, आप लोग ऐसा ना करें। आज हमारी हालत देखिए, हम मर मर के जी रहे हैं, हमारी तो जिंदगी ही अब उद्देश्यहीन हो गई। अब हम किसके लिए करें, क्या करें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और वक्त आ गया है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, देर तो हो ही चुकी है। अब हमें समझना होगा कि एक रास्ता बंद होना ज़िंदगी का खात्मा नहीं होता है। बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता पिता को अपने ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना बंद करना होगा। आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपका बच्चा डॉक्टर बने, आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो आपका बच्चा इंजीनियर बने। इस सोच को अब हमें निकाल कर फेंकना होगा। और पढ़ाई के नाम पर दुकानें जो चला रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके टीचर्स को अब समझना होगा, उसके मालिकों को अब समझना होगा कि बच्चों के साथ ही जो खिलवाड़ वो कर रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनके करियर के साथ, वो एक पाप है। और अगर एक भी बच्चा मरता है, उस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी हम सब पर जाती है। इस जिम्मेदारी को हमें पहचानना होगा और इस अंधी दौड़ को बंद करना होगा। बस यही कमी रह गई कि उसने आखिरी बार मुझसे ये शेयर नहीं किया कि मम्मी मुझे कुछ हो रहा, आज कुछ हो रहा है। अगर कुछ ऐसा बोल देता मुझे 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ती। सुहाना हर दर्द है। कई बार हम परेशान होते हैं इस कदर कि हमें अपना दर्द ही दवा लगने लगता है। अपनी मुश्किलें सबसे बड़ी लगने लगती हैं। अपना डर पहाड़ सा दिखने लगता है। अकेलापन खाने लगता है। ऐसे में बस जरूरत होती है तो एक हमदर्द की, जो वक्त रहते मिल जाए तो हमारी जान बच सकती है। काश अक्षय को एक ऐसा हमदर्द उस वक्त मिल जाता जिस वक्त उसे एक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मार्क्स कमाने के डर से अक्षय ने खुदकुशी कर ली। आपको अंदाजा था कि आपका बेटा इतने स्ट्रेस में, टेंशन में है कि वो खुदकुशी कर सकता है?
नहीं, ये तो हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन लास्ट के उसके जो 2 दिन गुजरे थे उसमें उसके एक फ्रेंड ने हमें बताया था कि ये कुछ स्ट्रेस में इसको ऐसा लग रहा है कि इस बार ये इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी। तो हमने, मेरे मित्र हैं जो है डॉक्टर, मैंने उनको काउंसलिंग कराया था उसकी। तो उन्होंने कहा था कि ये इस तरह की चीज़ें जो है पढ़ाई के टाइम, चूँकि वो 14 घंटे 16 घंटे पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि ये, इसको हम मेडिकल साइंस में मेंटल ब्लॉक बोलते हैं। इसने कहा था कि अंकल मुझे जो है अचानक ही मेरी मेमोरी लॉस हो जाती है और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका उन्होंने उसको ट्रीटमेंट दिया, तो 3 डोज लिए उसने। फर्स्ट डोज लिया तो उसमें नींद आई उसको, और तो सो गया, रात भर सोया रहा बढ़िया। अगले दिन लिया, फिर उसको थोड़ी देर पढ़ाई किया, तो मुझे बताया कि पापा ये तो अंकल ने मुझे नींद की गोलियां दे दी, तो इससे नींद आ रही, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसे में। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो जब जब नींद खुले तो पढ़ लिया करें आप। और अगले दिन जो है शाम को बहुत फ्रेश एकदम, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज इस के मन में, हमें ऐसा लगा कि ये दवाइयों से इसको फ़ायदा मिल रहा है। एकदम फ्रेश था। उसने भी 25,000 रुपये का एक सेक भी लिया था, उस पर दौड़ता था। हमारे आंगन में जो है बड़ा सा आंगन है घर में, और रोड पे तमाम जो है, तो बड़ा वो सेक भी लेके दोस्तों के साथ घूमने चला गया। वहाँ से जो 15 मिनट बाद घूम घाम के आया, और मैं फिर जो है मुझे अपने काम से जाना था, जो गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया में मेरी एक छोटी सी यूनिट है, मैं वहाँ जा रहा था। इसी दौरान उसने अपने कमरे में जाके जो है वो रस्सी को जो है छत के उसमें हुक में लगाया, और उसको जो है उसने फांसी लगा लिया। उसके बाद फिर उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वो पूरे उसमें यही सब चीज़ों का जिक्र है कि मेरे को अब ऐसा लग रहा था कि मेरी रैंक बिगड़ जाएगी। वीना जी, आपको भी कोई अंदाजा नहीं लग पाया? नहीं, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो इतना खुशगवार रहता था कि हम लोग हमेशा खुश रहने वाला लड़का, कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। हाँ, वो देखा हमने, गाने का शौकीन। हाँ, और सेल्फ डिसिप्लिनर था। मैं तो आलसी हूँ, मैं उससे वो लेता था प्रेरणा कि यार ये घर में इतना अच्छा बेटा आया हमारा, मैं सुबह लेट उठता हूँ। उसका नियम था, वो 6 बजे उठेगा, घर के पास में स्टेडियम है, स्टेडियम जाएगा, वहाँ जिम करेगा। वो बहुत अच्छी फिजिक्स बना रखी थी उसने। आखिरी बार बातचीत उसकी फ़ोन पर आपसे हुई थी? आखिरी बार 15 मिनट, हाँ 15 मिनट पहले हम लोगों से अच्छी बात की उसने। मैंने उसको लस्सी, गर्मी के दिन थे, मैं वो दे के फिर निकल गया। तो अपनी माँ से उसने बोला कि मम्मी मुझे आपके हाथ की चाय पीना है। तो वो मेरे सामने ही बोल रहा था, तो मैंने कहा तू तो बड़ा नालायक है, लस्सी के बाद कोई चाय पीता है क्या? वो मुझे क्लिक नहीं किया। ये थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी थी। शायद मैं अगर इस पॉइंट को समझ लेता तो थोड़ा सा उससे और बात करता, तो उसका दर्द जो है मुझे समझ में आ सकता था। तो नानी के घर गया था ना? नानी, हाँ नानी मतलब पास में ही है, मकान जो है वो लगा हुआ है। मुश्किल से 1 मिनट का वो है इस घर से उस घर में जाने के लिए। और नानी को भी उसने क्या उस टाइम दवा लेने के लिए भेज दिया था। वो जब दे के लौटी तो पूरा घर, सारे कमरे छान मारे, कहीं नज़र नहीं आया। जब वो किचन से निकली तो जो बीच का हाल था, उसमें कोने में जो छत में जो एंगल रहता है, उसमें ये हुक लटका दिया था उसने, डागी वाला। और उसका भी पूरा उसने वो असेसमेंट करके किया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैर जो है वो बिस्तर के ऊपर टिक जाए। तो उस रस्सी में 3 गांठें और बांध दी उसने, ताकि जब कुर्सी को वो गिराए वहाँ से तो उसके बिस्तर के ऊपर पैर ना लगे। उसके बाद जो है जैसे ही खबर लगी तो आसपास के लोगों ने तत्काल उसको निकाल के वहाँ से हॉस्पिटलाइज कर दिया था। 3 दिन रहा। चमत्कार देखिए कि उसकी पल्स आ गई, हार्ट बीट आ गई, सब कुछ आ गया था, सिर्फ ब्रेन काम नहीं कर रहा था। तो हमें उम्मीद बंदी कि शायद हो सकता है ये कुछ हद तक बच सकता है। पर अल्टीमेटली ये घटना है 14 तारीख की, और 16 तारीख की रात में ही जो है मेरा बड़ा बेटा बॉम्बे में जॉब करता है, वो आ गया था। तो उसने मुझे रात में 3:30 बजे उठाया कि पापा इसके हाथों में तो अजीब सा वो महसूस हो रहा है। तो उसके हाथ अपन दबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी भर गया हो। तो फिर मैंने डॉक्टर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो सारे आर्गन्स फेल हो रहे हैं अब। तो अगले दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब रखने से कोई मतलब नहीं। अगले दिन फिर वहाँ से उसको जो है हमने डेथ सर्टिफिकेट बना के और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक दोस्त से भी उससे पहले बात की थी, वो हम सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ जी। नहीं, पापा फोन ही नहीं उठाए। पापा सत्य से कहीं काम में बिजी थे।
सुनना, मेरे को बार बार नेगेटिविटी आ रही है, पता है नेगेटिविटी आ रही है, मतलब कि पढ़ाई में भी मन लग रहा है, सब कुछ करने का मन हो रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिविटी आ रही है, पता है बहुत कुछ उल्टा सीधा करने का मन हो रहा है। तुम लोग है ना, तुम लोग आम बीमारी समझ रहे हो उससे, वो पता है मतलब मेरा ब्रेन जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मुझे। टेंशन और कुछ नहीं। टेंशन सुसाइड में कैसे चेंज हो सकती है यार? ये तुम सोच रहे हो। देखना मुझे तो डाउट है, तो बस जो बातें मैंने बोले तो सब बस ध्यान में रखना। तुम्हें ना पागल जैसी बातें नहीं। मैं पागल जैसी बात नहीं कर रहा, तो मुझे पागल समझ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा मेरे ऊपर। मुझे पता है सर पे किसी की मदद की जरूरत है, पता नहीं तो मैं ना इस लूप में रह जाऊंगा, पता कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे सच में किसी मदद। मैं थोड़ा मेरी नानी से बात करके आऊंगा, मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। इस आवाज में भी कहीं ना कहीं को दर्द है और हेल्पलेसनेस है कि कहीं से मुझे कोई समझ ले और कोई मुझे बचा ले। वो सारी बातें मुझसे शेयर करता था, कॉलेज की एक एक बातें बचपन से लेके शुरू, लेकिन उसने आखिरी टाइम मुझसे कोई बात से ये बात हमको नहीं बताई, ये उस बच्ची को बताई जो है, उसकी कॉलेज में पढ़ती है बच्ची, और दोनों शुरू से जो है ये स्कूल से साथ में है, जो प्राइमरी स्कूल से दोनों साथ में रहे हैं, तो वो भी नहीं समझ पाई। पढ़ाई का प्रेशर आप लोगों की तरफ से नहीं था कि तुम्हें इंजीनियर बनना है? नहीं, हम तो बल्कि उल्टा उसको मैं डांटता था कि कॉलेज में बच्चे मस्ती करते हैं, वो तुम ये बिल्कुल किताबी कीड़ा बन के बैठे रहते हो, पूरे टाइम दिन भर बैठा रहता हो, रात में 12-1 बजे तक 2 बजे तक, एग्जाम के टाइम तो सोता नहीं था। तो आपको क्या लगता है फिर क्यों ये बच्चे इतना, जब पेरेंट्स का, जैसे हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि माता पिता का दबाव होता है, अगर आपका दबाव नहीं था तो किसका दबाव था उसके ऊपर, क्या टेंशन था उसको? वही तो हमको नहीं आज तक नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों, जो मतलब कई बार हम कहते हैं कि कोई बच्चा कहीं नाकाम हो गया, फेल हो गया, उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आजकल हम जो खबरें सुन रहे हैं, बच्चे सिलेक्ट हो गए, मेडिकल में सिलेक्ट हो गए, इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो गए, IIT में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा था, बचपन से होशियार थे। ऐसे बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं अपनी जान लेने के लिए? मैं ये लास्ट ईयर में भी 2 पेपर दे के आया वो, उसमें भी उसको ये समझ लिए कि 100 में से 95 नंबर थे उसको। ये 2 पेपर हो चुके थे, ये लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ 4 पेपर होना थे। उसने जीवन के इतने साल गुजारे, एक एक छोटी छोटी बातें उसने शेयर करी, लेकिन आखिरी में उसने कुछ नहीं बताया। आज हम हर किसी से यही कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं से, बच्चों से, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव हो सकते हैं। पढ़ाई का तनाव उनमें से एक होता है, करियर का तनाव होता है, दोस्त कुछ कह देते हैं, कोई रिश्ता टूट जाता है, लेकिन कोई भी तनाव उसको इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप अपनी जान ले लें। और जब कभी जान लेने का ख्याल आए तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि आपके जाने के बाद आपके माता पिता का क्या होगा। देखना चाहते हैं क्या होगा आपके सामने? सब बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं आप लीना जी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो माँ बाप से शेयर करें उस चीज़ को, ना कि अपने मन में बिठा के और अपने आप से खुद कोई भी फैसला ले लें इस चीज़ को। उसने इंजीनियरिंग भी अपने मन से ही की थी या मन से किया था उसने, खुद सब्जेक्ट गाने का भी शौक था उसको? बहुत हर चीज़ का शौक था उसे, खाने पीने का सबसे ज़्यादा शौक, गाना गाने का उसे शौक, डॉगी पालने का, 3-3 डॉगी पाल के रखी। अगर आज मैं आपसे पूछूं, आपको कुछ लगता है कि कहीं कहाँ एक कमी रह गई, क्या हो गया? बस यही कमी रह गई कि उसने आखिरी बार मुझसे ये शेयर नहीं किया कि मम्मी मुझे कुछ हो रहा, आज कुछ हो रहा है। अगर कुछ ऐसा बोल देता मुझे 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ती। बाकी डिप्रेशन को भी अगर हम सही वक्त पर पहचान लें तो बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आज मेरे पास आपसे कहने के लिए और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस सब के बावजूद, अपने दुख के बावजूद हमारे शो पर आए। जी। शायद आपकी बातें सुनकर कुछ और ज़िंदगियां बच सकें, कुछ बच्चों को समझ में आ सके कि वो जब चले जाते हैं तो माता पिता को किस हाल में छोड़कर जाते हैं। और यही आज ज़िंदगी लाइफ में हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कभी भी, किसी के भी मन में गलती से भी सुसाइड का थॉट ना आए, और अगर आता है तो उस थॉट को फिर ज़बरदस्ती दबाएं नहीं, उसके बारे में खुलकर बात करें, जिससे भी, जिसको भी हम अपना समझते हैं उससे बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात हम सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें लगता है कि हमारे किसी अपने को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन में है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उस वक्त अपना सारा काम छोड़कर उस एक शख्स का हाथ थामना होगा, उससे बात करनी होगी,
हो सकता है हम उसकी ज़िंदगी बचा सकें। उसने ही सपने बताए थे हमको, हमने कभी सपने नहीं देखे। मैं तो यह बोलती मन कि मेरे को तो तेरे पापा की तनख्वाह बहुत है। निर्मल को बचपन से जीतने की आदत थी। वो जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसे अकेला रहना पसंद था। उसने अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। और आखिरकार इसी अकेलेपन और कुछ बड़ा बनने की ख्वाहिश के तले वो इतना दब गया कि उसने खुदकुशी कर ली। निर्मल की मां सरोज देवी के चाचा खेमराज जी और भाई अभिज्ञान हमारे साथ हैं। क्या बनना चाहता था निर्मल? निर्मल एक मतलब परिवार में सबसे हटके एक ऊंचा पद और नाम रोशन करने के लिए, न कि उसको दोस्ती पसंद थी न खेलना पसंद था, बस एक यही था कि मुझे पढ़ना है। आप कभी समझाती थी उसको कि इतना भी मतलब पढ़ाई पर का जोर अपने सर पर दबाव ना ले? कहती थी मैं, पढ़ाई के ऊपर वो किसी की भी नहीं मानता था। कभी हमको ये जरूरत नहीं पड़ी उससे कहने की कि बेटा पढ़ ले। वो अपना आप ही रुचि से ही पढ़ता था। मतलब कभी वो टेंशन में दिखा ही नहीं हमको, पढ़ाई की वजह से। टेंशन में नहीं दिखा? नहीं दिखा हमको कभी, वो लेता ही नहीं था। लेकिन पढ़ाई का दबाव अपने ऊपर लेकर रखता था। एहसास ही नहीं होने दिया हमको। ज्यादा दोस्त नहीं बाहर किसी से? नहीं, किसी से दोस्ती तो किसी से बस बाहर तक की दोस्ती उसकी। किसी के साथ उठना बैठना कोई पसंद ही नहीं था उसको। वैसे वो स्कूल में ही दोस्ती सीमित थी कि स्कूल तक दोस्ती है, वहाँ के बाद में खत्म है कि दोस्ती अपने घर पे आ गई। और एक स्कूल का इतना रहता था कि उसको जैसे भूख मलेरिया भी आ गया तो उससे कहते थे कि जाना नहीं है तुझे स्कूल। कहते जी मुझे स्कूल तो जाना है। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? यही तो समझ में नहीं आ रहा हमारे। रात को आधा घंटा हमसे बात करी है उसने, आधा ही पौन घंटा बात करी है। उसकी आवाज़ में भी हमको ये एहसास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकता है। इंजीनियरिंग की कोचिंग करने कोटा गया था। उसको बचपन से ये शौक था कि इंजीनियर बनना है। वो 7वीं में पढ़ता था ना जब से ही उसके कोटा ही बस में तो कोटा जाऊंगा 10वीं पास करके। बस 7वीं में पढ़ता था ना जब से ही उसके तो कोटा का भूत चढ़ गया। आप लोगों को नहीं था कि इंजीनियर बनाना है? आपका कोई हमारे मतलब कोई भी दबाव नहीं था उसके ऊपर। 5वीं में पढ़ता था जब स्कूल के टीचरों ने किया कि आप इस पे ध्यान दो, ये बहुत होने लायक बच्चा है। जब हमको तो एहसास हुआ कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। अपने ही मन से अपनी जिद से कोटा गया। कभी आपने रोका उसको? मैंने की थी ना। जब मेरे से तो ये बोला कि मम्मी नहीं मैं तो वहीं पढ़ूंगा, 2 साल बाद में जाऊंगा तो जाऊंगा और अब जाऊंगा तो जाऊंगा। तो इतना होशियार बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, जिंदगी में सपने भी हैं और वो पूरे भी कर सकता है। उसने ही सपने बताए थे हमको, हमने कभी सपने नहीं देखे। मैं तो ये बोलती मन कि मेरे को तो तेरे पापा की तनख्वाह बहुत है। उसको अकेलापन तो नहीं था? अगर बचपन से कोई दोस्त नहीं रहे कुछ नहीं रहे तो अकेलापन था उसको? किसी से बात करना पसंद नहीं करता था? अगर जब उसका मकान मालिक 5 दिन के लिए चला गया था, वो अकेला ही रूम पे रहा है, जो उससे ये कहते थे यार इतना बड़ा मकान है तेरे को डर नहीं लगता है कि किस बात का डर है? वो जवाब ही दे देता न तो कोई लड़के नहीं है तेरे पास, तू अकेला ही, जो अकेला है तो है। तो मतलब ना दुखी दिखता था ना ऐसा लगता था कि अकेलेपन से परेशान है, ना आप कह रही हैं कि पढ़ाई का भी अगर उसको तनाव था तो उसने कभी अपने परिवार को दिखाया नहीं। कोटा में शायद उसको कंपटीशन स्ट्रेस में आ गया वो। मैं तो अपने आप में ये मानता हूँ कि वहाँ का जो पढ़ाई का मामला है वो एक ऐसा मामला है कि जिस पे बच्चे को जैसे रखा हुआ और वहाँ उस कोचिंगों के अंदर इतना दबाव दिया जाता है जिससे बच्चा कह नहीं पाता माँ बाप से। रही बात दूसरा, इतनी कंपटीशन है कि बच्चे को खाने का तक का टाइम निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतना प्रेशर दे दिया जाता है वहाँ। आई थिंक वही उसके साथ। बाकी हम लोग को ये तो समझना होगा कि
किसी भी शहर की जो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने सारे हो गए हैं, कई बार लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्रियां लोगों ने खड़ी कर दी हैं और शायद अब माता पिता को ही फैसला लेना होगा कि इन फैक्ट्रियों में अपने बच्चे को भेजना है या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो पढ़ाई में शायद बहुत अच्छे होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते या उससे पहले ही एग्ज़ाम से पहले इतने तनाव में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, उसके तो आगे भी बहुत सपने थे। इंजीनियरिंग करने के बाद वो IAS अधिकारी बनना चाहता था, परिवार का अपना जो भी परिस्थितियां थी उनको ठीक करना अभी चाहता मैं 10-12 दिन पहले रह के आई थी उसके पास, 5-7 दिन रह के पाई थी। मैंने पूछी भी थी उससे, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है तेरे को, पढ़ाई की दबाव तो नहीं है? कि नहीं मम्मी मेरे को पढ़ाई का दबाव होता, मेरे को पढ़ाई की टेंशन रहती तो मैं कोटा क्यों आता, मेरे कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई की। और मैं मम्मी यानी 2-3 साल बाद में फिर मैं इंजीनियर कर और फिर उसके बाद में मैं यानी दिल्ली जाऊंगा और फिर वो IAS की तैयारी करूंगा। आज आप बाकी सब बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहूँगी ना, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई कोई भी मतलब चाहे बेरोजगार होकर बैठ जाए, पढ़ाने कोटा के अंदर किसी को भी नहीं पढ़ाए। सिर्फ कोटा ही नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ पर भी बच्चे इतनी खुदकुशी कर रहे हैं, और आजकल हमारे यहाँ मौत का बहुत तमाशा बनता है, उस पर बहुत राजनीति होती है, लेकिन शायद बच्चों की खुदकुशी पर अभी तक कोई इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा हिंदू मुसलमान या ऊंची जाति नीची जाति उसमें नहीं बांटा जाता, वो एक बच्चा होता है। लेकिन हमें सोचना होगा कि इतने सारे मासूम बच्चों की जान क्यों जा रही है इस दबाव में। वो दबाव चाहे परिवार का क्रिएट किया हो या समाज का या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जो भी है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इनका तो सब कुछ चला गया, आगामी आने वाला जो किसी का बच्चा ऐसा न जाए। और मैं तो इनको क्योंकि भाई पढ़ रहा हो जैसे इच्छा कहती है तो उनके गार्जियन या कुछ उसके टच में रह के पढ़ाए। बच्चा कितने भी जिद कर ले कि मैं एकला रहूँगा, कभी भी एकले को नहीं छोड़े बच्चे को। एक बच्चे को यूं अपनी जान लेता देखने से ज़्यादा हताशा की बात शायद और कोई नहीं हो सकती। समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, किससे हो रही है। शायद कसूरवार कोई एक नहीं, हम सब हैं। हमने, हमारी बातों ने, सफलता के हमारे मापदंडों ने जिंदगी में कुछ बनना, खुद को साबित करना हर बच्चे के लिए इतना ज़रूरी कर दिया है कि बच्चे एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, इस दौड़ में कई बच्चों के अरमानों, सपनों और ज़िंदगी का अंत ज़रूर हो रहा है। रोकना होगा इसे। कैसे? क्या हम अपने बच्चे को ये नहीं बता सकते कि वो जो है, जैसा है, वही सबसे अच्छा है, वो जो करेगा, जो बनेगा, वही सबसे अच्छा होगा? क्या हम अपने बच्चों की बराबरी दूसरे बच्चों से करना बंद नहीं कर सकते? क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS बनने का दबाव डालना बंद नहीं कर सकते? क्या हम अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को समाज में अपनी इज्जत से जोड़ना बंद नहीं कर सकते? सोचिए, आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चे की ज़िंदगी या उसकी नौकरी और स्टेटस? और अगर उसकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है तो आज़ाद कीजिए अपने बच्चे को उस घुटन से, जीने दीजिए उसे खुलकर, करने दीजिए वो जो करना चाहते हैं और बनने दीजिए उनकी ज़िंदगी को लाइव।